और कैटलिस्ट कहाँ तक कराया था मैंने आपको इसमें? क्या सर? ये कराया था कि प्रमोटर ऑफ अ कैटलिस्ट हो गया था ना? हाँ, ये सब हो गया था। ठीक। हाँ सर, चलो आगे। सिलेंसर हो गया। हाँ, हो गया सर। मॉडर्न अब्जॉर्प्शन थ्योरी करी थी हमने। हम्म। उसके बाद क्या करना है? हम ये क्या कहते हैं, हम्म, क्या आगे क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ये करना है। ओके। ये करना है। टॉपिक और दोबारा बता दीजिए। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। कहाँ पे दिया है आपका फोटो? जो है ना इसमें आधा कटा हुआ था। अच्छा, ओके सर। हाँ, ये तो किया था, सही बात है। हाँ देखिए, तो ये जो कर रहे थे हम लोग, इसके बाद कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एरिया का बड़ा ज़्यादा रोल होता है। एरिया अगर ज़्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट जो है, जाहिर सी बात है, स्पीड वगैरह उसकी बढ़ जाती है। ये थोड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे मान लो सरफेस का गेम होता है, सरफेस ज़्यादा होगा, सरफेस मोर, द रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। विल बी मोर। ये याद रखना है। इसमें होता कैसे था, तो ये 3 पार्ट में होता है, देखिए ध्यान से। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे, ऐसे किया था ना ये वाला। हाँ हाँ, यस सर। ये फिर इसमें है ना सर, ये एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। हाँ जी, हाँ जी। आपको मिल गई फोटो? ये जो ग्राफ में जो रखा टाइम में, राइट? क्या? एक सेकंड। ये जो वो आपको ये बोला ना कि एडजॉर्प्शन जब इंक्रीज करा देंगे, तो अगर जैसे नहीं मान लो। सर, ये है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। उसके नीचे पॉइंट 1 एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट मिला आपको? नहीं, नहीं फोटो मिला नहीं अभी है, तक? नहीं फोटो नहीं है क्लियर, क्या बोल रहा हूँ। यस, हेल नहीं कटा हुआ है शायद, वही है क्या? हाँ तो सर ठीक है, आपको तो बस टॉपिक पता करना है कि आपको पढ़ाना भी इसी से ही है पढ़ के। नहीं नहीं, ये बोला है ना टॉपिक तो। हाँ तो टॉपिक तो मैंने बता दिया ना। टॉपिक तो बता दिया मैंने। ठीक है। तो अब जैसे क्या क्या होता है, क्या क्या यहाँ देखिए। ये एक्टिविटी देखिए। एक्टिविटी पता है किसे बोलते हैं? ये रेट तो ऑफ। रहा ना सॉलिड फीचर्स ऑफ सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। हाँ वो आगे से कट गया है पूरा, मतलब ऐसे पेज के एक्टिविटी। हिसाब से, बट आपको तो सिर्फ टॉपिक देखना है ना, कि हाँ आपको टॉपिक। पूरा रीड करना, कि नहीं आपको पूरा रीड करना होता है। नहीं नहीं, टॉपिक तो आपने बता ही दिया ना। टॉपिक से मतलब इसमें क्या रेट करना। इससे ही है ना? हाँ तो बस टॉपिक तो क्लियर दिख रहा है इसमें। नहीं, टॉपिक तो भी कटा हुआ, कहाँ अभी अभी देखा है, आपने बोला तब देखा। यहाँ देखिए, तो जैसे होता क्या है इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन से इसका मतलब है मैंने, जैसे मान लो कि अगर कोई कैटलिस्ट आप है, क्या उसको जूम तो आउट नहीं करते हो पिक्चर को, आप उसको तो जूम ही अब रहने देते हो? जैसे क्या है कि अगर किसी भी रिएक्शन को हम लोग मतलब क्या करना है, रिएक्शन का जो रेट है हमें इंक्रीज करना है। तो करते कैसे हैं कि अब 3 4 कैटलिस्ट है, जैसे मान लो कोई कैटलिस्ट बहुत जल्दी कर देता है रिएक्शन का रेट को, मतलब जो अगर 10 सेकंड में होने वाला है, कोई 1 सेकंड में कर दे, तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा मानी जाएगी। मतलब एक्टिविटी उसकी ज़्यादा जाएगी, जो क्या हो जाएगा सर, एक्टिविटी उसकी ज़्यादा जाएगी जिसमें क्या हो जाए, जिसकी रेट जो है ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। अब सवाल क्या है कि आखिर ये एक्टिविटी, मतलब ये जो रेट जो है, डिपेंड किस पर करता है? अब बोलोगे एक्टिविटी जो डिपेंड करता है, देखिए यहाँ पे
स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ किसके स्ट्रेंथ? तो ये जो बोलता है ना कि स्ट्रेंथ किसका होता है सर, वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ। अच्छा, बॉन्ड किस में इन्वॉल्व होता था? केमिज ऑप्शन वाले में, तो स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिज ऑप्शन, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और केमिज ऑप्शन आपको पता है ना, जिसमें क्या रिवर्सिबल होता था, इरिवर्सिबल होता था? बताइए, एंडोथर्मिक होता था कि एक्सोथर्मिक होता था? इररिवर्सिबल हाँ, इररिवर्सिबल। और प्रेफरेबल क्या होता है पता है ना आपको? वो प्रेफरेबल होता है कि हाई टेम्परेचर वगैरह पे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत एनर्जी भी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। हाँ जी हाँ जी, ये वाला। और आपको पता है जैसे सपोज अब आप, अब एक्टिवेशन एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है, यानी कि अब एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। एक अच्छी चीज़ क्या होता है, ये जो कैटलिस्ट जो होते हैं, कैटलिस्ट जो होते हैं, कैटलिस्ट आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, इन नेचर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ये क्या होता है ना, कैटलिस्ट जो होता है क्या होता है, वेरी सेलेक्टिव भी होते हैं, पता है आपको? वेरी सेलेक्टिव इन नेचर टू। तो ये तो बताया था कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट इंडिपेंडेंट होता है और ये वेरी सेलेक्टिव होता है, इसको आपको याद कर लेना है। सुनिए, आगे आते हैं। आगे जो कहानी बड़ी अच्छी कहानी है इसकी भी। जैसे क्या है, आपको पता है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो अब हम करते क्या क्या इसमें, क्या इसमें देखिए एग्जाम्पल भी देखा होगा कि जब भी हम वाटर बनाते हैं तो उसके लिए H2 चाहिए, और क्या चाहिए हमारे को, O2 चाहिए, और एक कैटलिस्ट भी लेते हैं, तब जाके हमें वाटर बनता है। रिएक्शन आप खुद ही बैलेंस कर लीजिएगा। ये जो है, तो इसका मतलब ये जो है, अब इसी से उन्होंने देख के बताया गए होंगे कि अगर किसी का रेट ज़्यादा हो जाता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये वाला हमें याद कर लेना है। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ एक और देखिए सर, एक होता है सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। सुनते रहिएगा ध्यान से, सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? देखिए, सेलेक्टिविटी से क्या मतलब है पता है आपको? आपको पता है नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कैटलिस्ट हूँ, आपको जो मन कर रिएक्शन उसी में आप लगा दो, मेरे को डाल दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना? इसीलिए तो डिफाइन भी किया गया ना कि प्रमोटर भी होते हैं, और प्रोमोटर होंगे तो क्या होंगे, इस सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। देखिए, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये जैसे क्या है ना कि ये एबिलिटी है। अब सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि एबिलिटी है, किसका एबिलिटी है, देखो बताता हूँ आपको। एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट, किसी भी कैटलिस्ट का क्या है सर, एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन, रिएक्शन को डायरेक्ट करता है, टू गिव, क्या देगा सर, टू गिव अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। पार्टिकुलर प्रोडक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है, कितने, है ना? अब उसी ऊपर, इसीलिए तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सेलेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर कैटलिस्ट जो है हर रिएक्शन के साथ काम कर देगा क्योंकि वो कैटलिस्ट, ऐसा नहीं होता है ना? अब आपको पता है कि अगर आप एक ही अगर है, तो अगर अलग अलग आप अगर कैटलिस्ट यूज करोगे ना, सबके रेट भी अलग हो जाएंगे। आप देखो जो आपने सेंड कर रखा फोटो ना, उसमें बस एक ही एग्जांपल देखो, बड़ा अच्छे से बताया उसने। CO+H2 ले लिया हम लोगों ने ऐसे, ये वाला, और हम लोगों ने निकल ले लिया हम लोगों को, ये CH4 हो गया ये वाला। एक और दे लो सर, CO गैस ले लो, 2H2 ले लो, हमने ये ले लिया, देखो यहाँ पे CuZNO ले लिया, ZNO,
Cr2O3 ले लिया, इसमें देखिए सर यहाँ पे CH3OH ले लिया, ये सारे में देखोगे ना, Cu ले लिया, ये यहाँ पे H2 ले लिया, कॉपर ले लिया, HCHO ले लिया। आप क्या बोल सकते हो, ये डिफरेंट रिएक्शन है देखिए, और अलग अलग का टाइम वगैरह नोट करेंगे, और वो चाहेंगे कि कौन सा इसके लिए क्या है ज़्यादा सेलेक्टिव है। तो अब जैसे मान लो कि अब एक आपको और बोला उसने, हाइड्रोकार्बन को बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि जैसे मान लो कि आपके पास दे रखा है N-हेप्टेन दे रखा है, क्योंकि हेप्टेन है तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 16 है, और हाँ ठीक है, नॉर्मल सब स्टेट चैन है, और पीटी आपके पास दिया हुआ है। अब इसको अगर करोगे तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, C6। अब देखो इसने क्या कर दिया पता है आपको, टॉलिन बन गया। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है ना, क्योंकि अब इसका रिएक्शन है ना, अब देखो ये पीटी एज ए कैटलिस्ट, और ये क्या कर देगा सर, टॉलिन दे देता है। तो आपको इसमें बस एक, अच्छा जैसे मान लो कि अगर इसी में आपने एक और आपको रिएक्शन देता हूँ, देखो कितना सेलेक्टिविटी होता है कैटलिस्ट, और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपने एसिटिलीन ले लिया, और एसिटिलीन ले लिया आपने, और हम करना क्या चाहते हैं, देखिए सुनते रहिए, यहाँ पे आवाज़ आपको आ रही है मेरी? यस सर। अब यहाँ पे हमने H2 दे दिया, देखिए यहाँ पे ये पीटी कैटलिस्ट है। होता क्या है यहाँ देखिए सर, सुनिए यहाँ पे ये दो पार्ट में कटेगा, ये CH3, ये CH3। लेकिन अगर ये लेंडर कैटलिस्ट अगर आपने ले लिया ना, ये पोलराइजेशन में बड़ा यूज होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया हम लोगों ने इसका, ये बन जाएगा एथेरिन टाइप। तो सर कितने टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, जैसे एक नहीं लिंडर नहीं जैसे टाइप नहीं होता है नहीं नहीं नहीं, एक नाम है ना, लेंडर कैटलिस्ट टाइप का नहीं है, ये नाम है। हम लोगों ने डिस्कस किया है ना कि अगर पीटी लिया तो हमारे पास ऊपर वाला बनेगा, और अगर हम लोगों ने क्या ले लिया, लेंडर कैटलिस्ट लिया, तो नीचे वाला बनेगा। तो मतलब ये बताया जा रहा है आपको कि क्या होता है, सेलेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। हर हर क्या हर कंपाउंड के लिए अलग अलग कैटलिस्ट यूज करते हैं। आ रहा क्या बोला मैंने आपके लिए? यस सर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है, टाइप तो दो ही होते हैं। टाइप कितने होते हैं? टाइप दो ही होते हैं। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ द कैटलिस्ट, राइट? ठीक है। यस सर। आगे देखिए, ये आपको याद कर लेना है, तो ये आपको हो गया होगा। तो इसीलिए बोल सकते हैं ना, यही तो रीजन है कि कैटलिस्ट जो होते हैं, कैटलिस्ट इज हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। चलिए आगे लिख लीजिए सर। अगला टॉपिक है जो थोड़ा तो दिख नहीं रहा है, क्या है लिखे, थोड़ा टॉपिक बता दीजिए प्लीज। सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट के बाद ना हम्म, सर उसके बाद वो है एंजाइम कैटलिस्ट। अच्छा हाँ, चलिए देखिए, ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म हो गया। देखिए यहाँ एंजाइम्स और कैटलिस्ट में मतलब पता है आपको? नहीं सर। एंजाइम्स बायोलॉजिकल होता है, तो जैसे होता क्या है कि नंबर ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस लेते हैं। आप ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे कि द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, खूब सारे रिएक्शन, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस कहाँ पे, इन द बॉडी ऑफ अ एनिमल।
याद रखिएगा। और किस लिए सर? टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस। ये कर, आपको पता है कि ये बड़ा अच्छा चीज़ आपको पता है, ये जो रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन जो होता है, रिएक्शंस आर जनरली what the reactions are very essential to perform particular function in a body। हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि जो भी कैटलिस्ट वगैरह है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स वगैरह जो होते हैं, जो क्या करते हैं, एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, मतलब जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। और ये क्या करते हैं पता है ना आपको? एंजाइम जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो प्रोड्यूस बाई जो क्या लिविंग सेल, हम उसको खुद प्रोड्यूस करते हैं। और वो करता क्या पता है आपको? वही रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर देगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में बढ़ा देगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते तो डिफाइन कैसे करेंगे हम देखते हैं। Enzymes are biological catalysts produced by living cells which catalyze the biochemical reaction in living organisms. या So enzymes are biological. सर कोई एक एग्जांपल बता दो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। प्रोटीन भी तो आपको पता है ना कि आपको पता जितने भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना, है ना, वो क्या बोलते हैं, खूब सारे आपको बताता हूँ एग्जांपल्स में आपको। ये फैट को तोड़ते हैं, पेप्सिन्स वगैरह आपने नाम सुना होगा, ट्राइपेप्सिन नाम सुना होगा। ये हर स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग होता है। सर बाइल जूस भी तो एक टाइप का एंजाइम है, वो उसको तोड़ता है ना, और रिलीज होता है जो लास्ट में वो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। हाँ बाइल जूस, हाँ फैट, अरे खूब सारे होते हैं, ट्राइपेप्सिन होते हैं, पेप्सिन्स होते हैं, हर पार्ट में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। ऐसे तो वो भी जो वो होता है क्या कहते हैं, सलाइवा भी एक एंजाइम ही है एक तरीके से। सलाइवा एंजाइम्स नहीं है, नहीं है। सलाइवा किसी चीज को सेक्रेट करता है। चलो ये बायोलॉजिकल टर्म है ना, लेकिन हाँ एंजाइम्स का मतलब आप समझ गए तो लिख दीजिए दो चार एग्जाम्पल जितना आपको याद है। हाँ सर वो तो लिख दिए मैंने एग्जाम्पल, मैंने 2 लिख दिए, एक पेप्सिन लिख दिया, एक लिख दिया बाइल जूस। के बाद सर अगले पेज पे इनके कन्वर्जन दे रखे है ग्लूकोज की इथेनॉल में जाइमेज से। जाइमेज क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब सुनिए, एंजाइम प्रेजेंट इन यीस्ट। अच्छा देखिए, तो अब जैसे क्या है कि एक हमें टॉपिक है इसी पेज पे, हम जो डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, थोड़ा सा साथ दे दीजिए। कैटालिटिक कन्वर्टर for an automobile देखिए, तो ये बोला जा रहा था कि आपके पास जो है कुछ कन्वर्टर वगैरह भी हैं जो यूज करते हैं हम डे टू डे लाइफ में। उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे होता क्या है कि जैसे क्या है ना कि आपके घर में वगैरह में, सबके घर में, ऑटोमोबाइल के लिए कह रहे हो आप? ऑटोमोबाइल के लिए? हाँ जी, हाँ जी, मतलब हेट्रोजीनियस ही होगा। ठीक है। देखिए, तो आपको दिख रहा है ना? हेलो? यस सर, दिख रहा है।
हाँ, ये अचानक कैसे कट गया था क्या फोन? यहाँ देखिए, आज पता नहीं सर, खुद ही कट गया। खुद ही जुड़ भी गया। देखिए यहाँ पे नहीं, कुछ हाइड्रोजीनियस, जुड़ा नहीं, वो तो मैंने स्टार्ट की ना कॉल फिर से। ये हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट देखिए। हाइड्रोजीनियस क्या कैटलिस्ट उसी में होते हैं। जैसे क्या होता है ना, सुनो यहाँ पे कि ये एग्जॉस्ट सिस्टम में काम करता है, और कार वगैरह में काम करते हैं, है ना? तो विचार कॉल्ड हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। चलिए इसी और देखिए, सुनिए आप। जैसे होता क्या है इसमें कि सपोज हमारे पास एक कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे देखिए ध्यान से। जैसे 2CO है प्लस O2 दिया हुआ है, एक कैटलिस्ट दे दिया हम लोगों ने। ये कितना आ जाएगा बता, 2CO2 हो गया। अब कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, ये देखिए, जो कि, और आप कैटलिस्ट ले लोगे, O2 वगैरह ले लो, तो क्या हो जाएगा पता है आपको? उसने तोड़ा, पता है ना, ये तो हम लोगों को पता है, C+O2 की CO2, अगर कोई हम अगर उसमें हाइड्रोकार्बन लेंगे, इसमें वाटर भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, तो दो पार्ट में टूटेगा। ये देखिए, ये वाला कंपाउंड है, इसको ले लीजिए, 2NO कैटलिस्ट है, ये आपको पता है, N2+O2 हो जाएगा। एक सिस्टम ले लीजिए, एग्जॉस्ट जो अपने घर में वगैरह में लगते हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में लगाए जाते हैं। तो तो पहले वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या O2 से मिलेगा, और कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या होगा, क्या वो कैटलिस्ट? एक कैटलिस्ट जो होते हैं ना, मतलब मान लो कि अगर दोनों गैस गैस में है, हाइड्रोजीनियस में है, तो हम नॉन टॉक्सिक कोई ना कोई गैस कन्वर्टर ले, जैसे कि हमने कोई ना कोई कन्वर्टर ले लेंगे, वो इसको तो कैटलाइज कर टॉक्सिक दे। गैस को नॉन टॉक्सिक बना दे, अब्सॉर्ब कर ले टॉक्सिक वाला हाँ पार्ट। जी, हाँ जी। तो अब देखो, अच्छा। इसने ही तो किया ना कि इंटेक एयर वाला ले लिया, एग्जॉस्ट वगैरह से एयर हमने है ना, कंप्रेसर से ले लिया इसने, और बाद में करके कैटालिटिक कन्वर्टर करके हमें प्योर गैस वगैरह दे देगा, ताकि हम रिलीज करेंगे। तो इसलिए तो जो किचन वगैरह में जो हम यूज वगैरह करते हैं ना, है ना? अच्छा, चिमनी। हाँ, तो वो भी तो टाइप का एग्जॉस्ट ही है, नहीं? क्या बोलते हाँ बट सर, एग्जॉस्ट जो वैसा एग्जॉस्ट और गाड़ी के एग्जॉस्ट में बहुत डिफरेंस होता है ना। हैं? वो तो अलग है, ये अलग है, लेकिन वहाँ वो तो बहुत डिफरेंस है, वो तो सिर्फ वहां से हवा उठा के एक जगह से फेंक देता है, उसको प्यूरिफाई थोड़ी करता है। हाँ, प्योरीफाई तो कहाँ करेगा? वो तो बस उसको वो कहाँ कर सकते हैं वो तो वो एब्जॉर्ब कर मे भी लेता। हो सकता है कि जो शायद फैक्ट्रीज में, वो भी कुछ कुछ फैक्ट्रीज में जो लगे होते हैं, उनके जो चिमनी होती है इतनी बड़ी बड़ी, हो सकता है उनमें प्योरीफायर थोड़े बहुत लगे हों। बाकी हम्म, उनमें से भी तो निकलता तो बकवास ही है ना, पोल्यूशन ही निकलता है फैक्ट्रीज के अंदर से भी, उनमें से कौन सी अच्छी एयर निकलती है कोई? सही बात। हम्म। हाँ सर, अगला ये दे रखा है इसमें, इनने कन्वर्ट करा है ग्लूकोज को इथेनॉल में जाइमेज से। या अब जाइमेज क्या चीज है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। देखो, अब लिखोगे ना, वो एक से नीचे आओगे ना, तो आपको टेबल मिलेगा, इन्वर्टोज, है ना, एक क्या है, एंजाइम सोर्स ऑफ हम्म, एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो इसमें आते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर ठीक। देखिए। तो देखिए उसमें दिया हुआ है साफ साफ, आजा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि, हाँ, जाइमेज, फ्रुक्टोज वगैरह जो होते हैं, तो उसमें बोला भी है कि कुछ एंजाइम्स के हैं जो कि वो काम करते हैं। तो पहला आप बोलोगे ना कि जो नॉर्मल इसका कन्वर्जन देखिए, नॉर्मल कन्वर्जन क्या होता है, देखिए यहाँ पे, नॉर्मल कन्वर्सेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, कैटलिस्ट रिएक्शन।
क्या क्या करते हैं देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों ने ग्लूकोड चलिए C6H12O6, ये ग्लूकोज ले लिया हम लोगों ने, ये एक्वस ले लिया, जाइमेज लेते हैं और हमें 2 पार्ट में टूटेगा ये C2H5OH, इथेनॉल होता है, 2CO2 है, गैस होता है। वैसे ही आप अगर इसका करोगे ना, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस में देखो सर ये करते हैं, हाइड्रोलिसिस में करेंगे हमारे पास H2N है, C डबल बॉन्ड O है, NH2 है, AH2O है। अब हमारे पास ये देखो सर, है ना, ये यूरीज लिखा हुआ है ना बुक में, देखना तो आप। क्या लिखा हुआ है? यूरीज लिखा हुआ है क्या? हाँ, यूरीज लिखा हुआ है, यूरीज। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ यूरीज। यहाँ देखिए UREASE, अच्छा अच्छा एंजाइम प्रेजेंट इन अच्छा अच्छा, वो सोयाबीन। हाँ हाँ, वो ये है अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हम्म। हैं। हाँ, अमोनिया का डेरिवेटिव्स, हाँ ठीक है। अब ये इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, CO2 रिलीज कर देगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा और क्या कर देगा, NH3 बना देगा और CO2 निकाल देगा। इसको अमोनिया ही बोलते हैं ना। अब जैसे मान लो कि खुदा हाइड्रोलिसिस में भी काम आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च देख लो, इनटू व्हाट, माल्टोज देख लो, बाई डाइस्टेज। इसमें तो यही कंपाउंड देखिए यहाँ पे C6OH5 हम लोगों ने ये लगा दिया, N स्टार्च लगा दिया और हमने इसमें वाटर डाल दिया, ये हो जाएगा माल्टोज। आपको पता है 2C6H12 वो 6 कर दिया हम लोगों ने, ये जो हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। ये भी उससे काम आता है। ये जितने भी हैं कंपाउंड, एक भी और ले लेता हूँ, देखो आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जैसे ये होता है ऑक्सीडेशन C2H5OH, यहाँ पर O2 ले लो, इसको बोलते हैं देखो यहाँ पे माइक्रोड्रोम। एसिटिक ले लिया हम लोगों ने, एक कंपाउंड देखिए COH, वाटर ले लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो सर, ये भी एक अमोनिया का डेरिवेटिव एक और आ गया, जो बोला था ना आप लोगों ने, यूरीज। यूरीज ले लो, इसमें फिर से यूरीज लोगे? ये अलग है, ये डिकम्पोजिशन है यूरीज का, वाटर के साथ हम कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, यूरिया वगैरह। समझ गया, हाँ, समझ गया, समझ गया, समझ अब फिर आपके पास देखो जो हम लोगों ने गया। इसमें भी स्टार्टिंग, तो सेम चीज ही निकलेगी, NH3 और CO2 ही तो निकलेगा इसमें भी। हाँ जी, ये भी रिएक्शन आपको याद कर लेना है। तो आपको पता देखो एक और आ गया ना, देखो पेप्सिन वगैरह आ गया ना, जो नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि स्टमक में क्या कर सकते हैं, इन स्टमक, तो इन स्टमक में क्या क्या होता है। सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, ये NH2 है और आपने इधर वाटर ले लिया, ये तो कर लिया हम लोगों ने। स्टमक में हम लोग ये कर लेंगे ना, पेप्सिन ले लेंगे। तो पेप्सिन एक एंजाइम है, पता है ना आपको, पेप्सिन इज एंजाइम जो कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को किस में, प्रोटीन को पेप्टाइड और माल्टेज दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी याद करवा दूंगा बाद में आपको। वो याद करूं कि मतलब कि ऐड करने से क्या होता है, बस बस। बाकी तो ये है कि जब क्वेश्चन वगैरह में डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद करना है।
ठीक है सर। ये वाली वैल्यू देखो, आगे देखो। अब आप ये बोल सकते थे यहाँ पे कि ये है कि मिल्क इज ऑल्सो कन्वर्टेड, मिल्क इज वट कन्वर्टेड, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाई वट, बाई द एंजाइम्स जामेटिक रिएक्शन। ये याद कर लीजिएगा आप, ये वाला सब कुछ रिएक्शन है जिनका आपको ध्यान रख लेना है। ये टेबल वगैरह आपको याद नहीं करना है, ये हमारे काम का नहीं है। बस आप नहीं करना है यार। नहीं, मिल्क में क्या क्या दिया इसमें, मिल्क में क्या होता है, कर्ड होता है, स्टार्च में लैक्टोबैसिलिक होता है ना उसमें, हम्म, जो वो उससे उसको फास्ट कर देता है रिएक्शन को ताकि कर्ड बन जाए। हम्म, तो बस यही होता है, मिल्क में लैक्टोबैसिलिक होता है जिससे वो होता है। और स्टमक में जो होता है, स्टमक में जो पेप्सिन होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। प्रोटीन, यूरिया, ये तो सब पढ़ रखा है, मतलब जो पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में। हाँ जी, बट ये वहां पे होता है, क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन में नहीं होता ये। हाँ, इंटेस्टाइन में होता है। और मिल्क में लैक्टोबैसिलिक होता है, लैक्टोबैसिलिक वो कर्ड कन्वर्ट करता है हाँ, मिल्क को कर्ड में। हम्म, और फिर इस डब्बे के बाद दे रखता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। हो गया। यस सर। अच्छा, ये वाला हो गया, एक अगला लिखिए जल्दी से। यस सर, कैरेक्टरिस्टिक्स है तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है हाई एफिशिएंसी। तो ये बात से एफिशिएंसी से बढ़ती है यार, तो टाइम वगैरह बढ़ जाएगा। तो लिखा हो ना एफिशिएंसी एक टाइम नहीं होती है, ये 10 to the power 1000 टाइम को है ना, 1000 ये लाख, 10 to the power 20 टाइम्स तक। ये बहुत बड़ी बात है पता है। हाँ, वो तो मतलब बहुत ज्यादा तेज हो गया, जितना नॉर्मल स्पीड से 10 to the power 20 टाइम्स या 10 to the power 8 टाइम्स भी कितना ज्यादा हो जाता है। ये बहुत बट बड़ी वो बात। एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी। हाँ, क्योंकि ये तो पहले डिस्कस हुआ था कि ये अमाउंट पर हाँ, कि डिपेंड कर। क्वांटिटी तो हमेशा मतलब कम ही देनी होती है। मतलब अगर आप जैसे बायोलॉजिकली भी देखो तो मतलब जो पेट में जो एसिड होती है वो ज्यादा, एसिड कह रहा हूँ मैं, जो ये पेप्सिन रिलीज होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, इतना कुछ ज्यादा नहीं होता। जैसे जो रेनिन होता है, रेनिन जो मिल्क से चीज बनाता है, हम्म, तो वो ऐसे यूज फॉर कॉन्जुगेशन ऑफ मिल्क टू मेक चीज कॉन्जुगेट्स ओवर 1 million टाइम्स इट्स ओन वेट ऑफ मिल्क प्रोटीन। हम्म, अपने से ज्यादा मिलियन टाइम ज्यादा कर लेता है। और फिर स्पेसिफिसिटी होती है, स्पेसिफिसिटी होती है कि वही कि हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है, तो डिपेंड करता है कि इसमें क्या रिएक्ट करेगा और किसमें क्या लिया है। तो फिर उसमें जैसे अभी हमने अलग रिएक्शंस करे थे वो सारे स्पेसिफिसिटी के ही थे कि यूरीज इसमें रिएक्ट करेगा, डायस्टेज इसमें, माल्टेज इसमें, इंटरवेज इसमें, तो ये सब उसी का ही था। और फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर है। हम्म, ऑप्टिमम टेम्परेचर एक चीज है कि the rate of an enzyme reaction becomes maximum at a definite temperature known as optimum temperature. The rate of an enzyme reaction becomes max at a temp called optimum temperature. ठीक है। फिर ऑप्टिमम पीएच है। सर ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? जिसमें पीएच तो पता ही है ना, ये मतलब कि न ज़्यादा पीएच तो बेसिडिक, पता है, मतलब इसके हिसाब से ऑप्टिमम पीएच क्या होगा, मतलब जिसमें वो मैक्सिमम वो कर सके, अपना आउटपुट दे सके, जैसे कि है ना, ये अपने एक्सट्रीमली या स्मॉल। फिर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा हो। हाँ, जैसे कि वही है कि हर सब्सटेंस के लिए कितना हम ऐड करें, कितना उसको हटा दें, वो काम करना स्टार्ट कर दे, दैट इज ऑप्टिमम पीएच। और आपको तो वही जिस पीएच पे वो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन दे पाए उसी को कहेंगे ऑप्टिमम पीएच।
हाँ, ऐसे ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है, पता है। हाँ सर, अभी वही तो किया था इससे पहले। और ये जो है ना कि अगला भी है कि कंट्रोल द व्हाट एक्टिविटी ऑफ, एंजाइम। कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो आप और रेगुलेटेड है। जो एक्शन जो होता है ना एंजाइम्स कैटलिस्ट का, वो कंट्रोल कर सकते हैं बाई मैकेनिज्म से, और इनहिबिटेड बाय द वेरियस क्या, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये भी आपको याद कर लेना है। वो बहुत कह रहा था कि बहुत क्लोजली रेगुलेटेड होते हैं, कि रेगुलेटेड एक्टिविटी होती है, मतलब बहुत क्लोजली रेगुलेटेड होते हैं वो। है ना, ये वाला हो। चलिए एक और भी है, दे ऑल्सो कंट्रोल द व्हाट वी कॉल टू डैट, आगे वाला भी इसमें लिखा हुआ ना कि ये है इंक्रीजिंग द एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो लिखा ना यहाँ पे कि इंक्रीज कर सकते, देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग एक्टिविटी in the presence of activator और क्या कोइन। तो कोई बोल रहा है कि इनके अमाउंट वगैरह क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, इनके रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह क्या हो जाएंगे, ग्रेटली इनहांस हो जाएंगे। पता है ना आपको, और अच्छी बात है कि द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ग्रेटली enhanced by the activator। तो सर ये एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजाइम पॉइजन भी तो होते हैं ना। अब इसमें ये भी लिखा है ना, जैसे कि इस कंपाउंड में, हाँ वो तो होता है, इसके इससे अगला वाला पॉइंट है वो तो। हाँ, आप उस पे हो ना, इंक्रीज एक्टिविटी वाले पे। हाँ हाँ, तो मैं ये बता रहा था ना कि कुछ जो होते हैं ना एक्टिवेटर जो होते हैं, को एंजाइम्स जो होते हैं, जो वो भी जैसे कि क्या है ना कि एंजाइम्स के साथ में ही है, तो वो क्या करते हैं ना कि एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। नहीं, तो मैं उन्हीं के लिए कह रहा था कि यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर लिखा था, तो उनको वो भी सेम चीज होती है, मतलब एंजाइम इनहिबिटर या एक्टिवेटर एक ही बात होती है। एक्टिवेटर वही है ना, एक्टिवेटर एक तरह से वही, बिल्कुल सही मैं बात कह है। रहा एंजाइम ये एक एक्टिवेटर है, एक चीज हो गई एक्टिवेटर, एक हो गई एंजाइम इनहिबिटर, तो दोनों एक ही बात है। हाँ जी, एक्टिवेटर कोई पूछे, और इनहिबिटर का मतलब वही होता है कि सपोर्ट ही करना ही होता है एंजाइम से। इनहिबिटर नहीं 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 नहीं, क्योंकि देखो ये इनहिबिटर तो काटेगा ना, वो तो पॉइजनस हो गया, और एक्टिवेटर उसको एक्टिवेट करेगा, दोनों अलग अलग हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर या पॉइजन जो होगा वो काटेगा, मतलब कम कर देगा उसकी स्पीड को, या डिस्ट्रॉय कर देगा उसका कैटालिटिक हाँ, एक्टिविटी। लेकिन लेकिन वो, ये इनहेंस करेगा। हाँ तो अलग अलग अपोजिट है ना। ओके। हम्म, हाँ, तभी मैं पूछ रहा था ना सर एक बार ही। एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है सर। हो गया। ओके, यस सर। चलिए गुड, आगे आ जाइए। गर्मी बहुत बढ़ते जा रहा है ना, देखिए। बहुत सर, बहुत ज्यादा। यहाँ देखिए, अब इसके बाद हम ये कर सकते हैं, सुनते रहना गौर से। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर एंड द पॉइजन्स। व्हाट इज द, यस। व्हाट इज द, वो तो सर यही होगा कि पॉइजन जो होगा वो रिड्यूस कर देगा रिएक्शन का जो रेट होएगा, और जो
और वो ऐसे भी एक्ट कर सकता है कि या तो रिड्यूस कर दे या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की। तो इसमें ऐसे जो ड्रग्स या कुछ जो रिलेटेड होते हैं इस एक्शन के, उनको एंजाइम इनहिबिटर्स इन द बॉडी कहते हैं। जैसे हम दवाई खाते हैं तो एक तरीके से एक एंजाइम इनहिबिटर भी हो सकती है। जैसे जैसे हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आपको जैसे एसिडिटी हो जाती है, तो आप या तो एक तो वो कुछ होता है कि आप एक वो बेस वेस पी लो तो उससे वो एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। इनो एक होता है जिनको कांस्टेंट प्रॉब्लम ही होती है, तो वो ऐसी चीजें खाते हैं ना जिससे पेप्सिन वगैरह जो होता है वो प्रोड्यूस ही कम होता है, तो वो उसकी जो रिएक्शन होता है उसको और कम कर देते हैं ताकि उतना ज्यादा रिएक्शन ही ना हो कि उतनी ज्यादा वो मतलब एसिड अंदर उतनी फॉर्म हो। जिनको ऐसे कांस्टेंट चीज का होता है कि ज्यादा एसिडिटी हो जाती है खाने से, ताकि वो ना हो। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल हो गया बायोलॉजिकल के लिए। ये तो मैं समझ गया, एंजाइम इनहिबिटर्स और पॉइजन। फिर इसके आगे सर है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टार्ट, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आए थे, ये भी क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स में आते हैं। थोड़ा सा थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है ना, ये लग रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं ना। हाँ सर, ये वाला तो सारा एंजाइम वाला तो सारा ऐसे थ्योरी ही लग रहा है। मतलब ऐसे गिव रीजन, बायो से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें मेरे को तो लगता है, या फिर रिएक्शन दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि इसमें क्या जाएगा, माल्टेज इंटरवेज जो भी है। तो सही बात। हाँ सर, अब क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। यस सर। हाँ सर, इसमें क्या है? ये जो क्या कहता है पता है आपको कि क्या सर? ये क्या करता है, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है आखिर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो एक तो पहला स्टेप क्या करता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, वैसे ही यस। एंजाइम्स काम करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम्स। ई किससे सर? जो सबस्ट्रेट एस टू फॉर्म एंजाइम्स। सबट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो कि एंजाइम है, सबट्रैक्ट है, ES लगाया, फास्ट होता है, ये रिवर्सिबल, इसको बोलते हैं एंजाइम सबट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखो सर, अगला जो यस होता सर। है ये डिसोसिएट कर जाते हैं, पता है आपको? अच्छा, उसमें क्या डिसोसिएशन है? अच्छा, और सर डिसोसिएशन से उससे क्या पता चलता है कि डिसोसिएट हो जाता है, तो ई और एस वापस से अलग हो जाता है? दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ई अलग हो जाएगा, टी अलग हो जाएगा। ER नहीं है ना, ES बनाया ना हमने, फिर वो प्रोडक्ट बनेंगे, फिर वो प्रोडक्ट डिसोसिएट। हाँ, वो ई एस जो होगा वो वापस से अलग हो जाएगा, क्योंकि वो होएगा ना, क्या कहते हैं, अलग रहेगा, क्योंकि कैटलिस्ट का जब रिएक्शन हो जाता है तो उसके बाद वो वापस अलग हो जाता है ना। क्योंकि वो तो रिएक्शन में पार्ट लेता है बट बाहर निकल जाता है एंड में, अगर लेता भी है पार्ट तो, है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। ES क्या बोलोगे, हाँ ES क्या सर। है? और EP बन गया, फिर क्या हो गया बताइए? वेरी गुड। यस सर, क्या बताऊँ? अब तो लिख दिया मैंने। हाँ यस सर। तो एंजाइम प्रोडक्ट बन गया ना वो, ईपी जो है। फिर
ई एंजाइम हो गया और प्लस पी प्रोडक्ट हो गया। तो क्या क्या होता है, हाउ ऑन व्हाट प्रिंसिपल दे डिपेंड अपॉन, बताइए हाउ दे वर्क। सर पहले बाइंडिंग होती है और फिर डिसोसिएशन हो जाती है। जब बाइंडिंग होती है ईएस बन जाता है जो फास्ट और रिवर्सिबल होता है। उसके बाद जो डिसोसिएशन होती है वो स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो यही होती है दो चीजें। ठीक है, अब लिखिएगा ना कि जो स्टेप स्लोएस्ट होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस सर, वही तो मैंने बोला ना, जो स्लो स्टेप है वही स्लो स्टेप था, वो था डिसोसिएशन। मतलब वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उससे पता चलेगा कि कितनी जल्दी रिएक्शन होता है या क्या उसका वो है, तो सब उसी से ही पता चलेगा क्योंकि वही रेट डिटरमाइनिंग है। और ये बोल सकते हो ना कि ये जो रेट जो है ना समहाउ डिपेंड भी करता है कंसंट्रेशन ऑफ ईएस, है ना। किस पे से डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ ईएस, कितना कंसंट्रेशन ईएस का, कंसंट्रेशन ऑफ हाँ वो उससे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की। अगर इंक्रीज हो जाएगी तब उसकी कंसंट्रेशन तो उतना वो होएगा कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से जीरो हो जाता है तो इंक्रीज हो जाती है उसकी क्या कहते हैं कंसंट्रेशन। तो सर इसमें जैसे लिखा है कि ये एंजाइम इज प्रेजेंट एट स्पेसिफिक रीजन ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड एक्टिव और कैटालिटिक साइट, ये क्या होती है? कि जैसे कि ये है ना कि कुछ एक्टिव साइट होते हैं ना, जैसे कि ये देखो सर, जो जैसे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो रिएक्शन करवाने का एक मीडिया मिल गया है, दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ग्रुप ऐड करने में, हाँ ऐसे कुछ ग्रुप वगैरह मिल जाए उसको बोलते हैं एक्टिव साइट है वो। जैसे COH हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, वो सब। हाँ जी, तो मतलब फंक्शनल ग्रुप ही ले लीजिए, ईथर वगैरह तो नहीं। देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा है, थ्योरी कम है ना। तो ये है कि आपके पास अगर फंक्शनल ग्रुप है तो रिएक्टिविटी उनकी बढ़ जाएगी। इसमें तो सिर्फ थ्योरी है, ये बायोलॉजिकल एंजाइम का पूरा थ्योरी, केमिस्ट्री अभी तक तो पूरा ही थ्योरी ही है ये। तो कुछ अभी सॉल्व करने को तो आया नहीं। फिर सर इसमें वो कुछ दे रखा है लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल, तो वही बताया, ये क्या है? तो वही बता रहा हूँ। ये तो होता है की मॉडल में, क्या होता है ना कि लॉक एंड की मॉडल जो मॉलिक्यूल जो होते हैं एंजाइम्स का वो फिट हो जाएंगे, स्लॉट होगा, पता है ना, जहाँ पे जगह खाली होगा ना तो जो ये जो होंगे कौन, जैसे कि जो सब्ट्रैक्ट होंगे तो एक तो जो वो खाली जगह होंगी वो एक्टिव साइट है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जैसा। हाँ, तो वो आके आपको डायग्राम में देखोगे ना और अच्छा से दिख जाएगा कि ऐसे कोई डायग्राम। हाँ मैं वो डायग्राम में देख के बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ है ना, ऐसे या क्या अटैच हो गया इसमें, इसका अच्छा। और फिर वो अलग अलग हो गया PP और फिर E से हट गया, अच्छा और फिर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, समझ गया। अच्छा ये लॉक एंड की वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, अच्छा। और फिर वो दूसरा क्या है सर, वो इंड्यूस्ड फिट वाला क्या है, वो क्या कह रहा है इंड्यूस्ड फिट वाला? देखिए वो तो ये है ना कि वो आगे वाला है, पहले इसको कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या कर लेगा, सुनिए, तो ये जो जैसे कि ये बाइंडिंग किया फिर स्टार्ट कर दिया, इंड्यूस फिट मॉडल का मतलब वही हो गया ना कि जैसे मान लो इसमें साथ दिया भी है कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये है ना कि ये इसके नीचे ही है। सर इंड्यूस फिट का ना कोई डायग्राम दिया है ना कुछ, नहीं, कैसे समझ रहा है? हाँ मैं बताता हूँ। जैसे क्या है ना कि जो कि आजकल जो हम वो करते हैं एक्सरे वगैरह करते हैं नाउ अडे ना, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड वगैरह करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं ना, हम खूब सारे केस होते हैं जैसे कि लॉक पता करेंगे, ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल्स पता करते हैं, सबस्ट्रेट वगैरह पता करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो सबस्ट्रेट जो होता है ना वो अकॉर्डिंगली, जैसे मान लो कि रे वगैरह पास करवा रहे हैं हम, तो वैसे करा के उसको जो इनएक्टिव साइट है उसको एक्टिव साइट करा रहे हैं। तो क्योंकि हम एक्सटर्नल कोई ना कोई रे वगैरह फॉल करवा रहे हैं हम इस पर, तो इसका मतलब हम साइट को क्या कर रहे हैं,
we are activating the site. Yes, sir. By what we are activating? By giving some external word, रे वगैरह दे रहे हैं ताकि वो साइट वगैरह क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस फिट मॉडल हो गया ना, कि डायरेक्टली हम उसको फिट तो कर नहीं सकते। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी को कुछ देखना है, जो भी लोग डॉक्टर्स वगैरह लोग जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं जो बड़ा ही अंदर में हो, तो हाउ डू वी डिसाइड है? तो उसके लिए तो हम करना पड़ेगा ना कि इसको क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस, क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस फिट मॉडल है। तो इसको ऐसे वो कह सकते हैं, क्या कहते हैं, जैसे क्या? यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, हैंड इन ग्लव वाला मॉडल। हाँ, हैंड इन ग्लव, यस यस। ये ग्लव जो होता है वो एक्टिव साइट है हम्म, एंड डज नॉट अटेन इट्स फंक्शनल शेप अंटिल द हैंड सबस्ट्रेट मूव्स इनटू प्लेस। यस, सही बात है। ठीक है सर, समझ गया। तो आप दोनों जल्दी से समराइज कीजिए, जल्दी 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 फास्ट कीजिए। आपको दोनों बताना है, जस्ट टेक 3 मिनट्स, लॉक एंड। हाँ सर, बता रहा हूँ। तो सर पहले वाले में लॉक एंड की मॉडल है, तो लॉक एंड की वाले में जो इंजाइम कैटेलिस्ट होता है वो लाइक का लॉक होता है और सबस्ट्रेट रिएक्टेंट्स लाइक की होते हैं। और एक्टिव साइट्स होते हैं वो होता है जगहें जहाँ पे की आके घुसती है, जो सबस्ट्रेट रिएक्टेंट की है, तो उन्हीं को एक्टिव साइट्स कहते हैं। ठीक है। जैसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं COH NH3 वगैरह, उनको एक्टिव साइट्स कहते हैं। तो फिर उसके अंदर वो आके जुड़ जाता है, तो अगर एंजाइम सबस्ट्रेट बन जाता है जो कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद वो टूटता है, जो प्रोडक्ट होता है, फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फिर एसोसिएशन हो जाती है, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन, EP फॉर्म होता है। ठीक है। अब दो ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। उसके बाद होती है डिसएसोसिएशन, जिसमें एंजाइम कैटलिस्ट अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है, तो वो अलग हो जाता है। ये आपका लॉक एंड की मॉडल है जिसमें एग्जैक्ट फिट होकर ऐसे जुड़ता है। और ये दूसरा वाला जो है आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसमें ये क्रिस्टलोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होते हैं शोन में केसेस में। वो अनलाइक एनी ऑर्डिनरी रॉक, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल स्लाइटली चेंज कर लेते हैं अपनी शेप एंड द सबस्ट्रेट लाइन इन द एट एक्टिव साइट। तो एबिलिटी जो एंजाइम की होती है अंडरगो करेक्ट डिस्टॉर्शन आल्सो डिटरमिन द की विल फिट और नॉट। तो डिपेंड करता है कि फिट होती है कि नहीं, वो उसके शेप पे डिपेंड करता है। तो रिफाइनमेंट जब आप ओरिजिनल लॉक एंड की मॉडल का कर देते हो, उसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के हिसाब से जो सबस्ट्रेट इंड्यूस करता है एक्टिव साइट को अडॉप्ट परफेक्ट फिट करने के लिए, वो एक्टिव साइट को ऐसे करता है कि परफेक्ट फिट हो जाए सबस्ट्रेट के लिए। इसलिए उसको हैंड एंड ग्लव कहते हैं, क्योंकि जब आप ग्लव पहनते हो, ग्लव हर इंसान के हाथ से उसकी शेप ले लेता है। सही बात है, ताकि वो परफेक्ट फिट हो जाए। तो ये वही है। तो इसमें जो वो होता है एक्टिव साइट्स वाला पार्ट, और जो की होती है, मतलब सर जो लॉक होता है आपका, तो सबस्ट्रेट जो होता है वो उसके अंदर जब जाता है तो एज की ऐड करता है, तो जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है वो लॉक अपने हिसाब से चेंज करता है उसको। सही बात अपने उसको क्या कहते हैं, इनटू प्लेस, जब तक सबस्ट्रेट ना हो, जब तक फिट ना हो उसके अंदर आपके करेक्टली, तब तक वो अपने एक्टिव साइट चेंज कर देता रहता है। तो एक्टिव और क्या हो गए, साइट्स वगैरह। आ जाओ करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स, इस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आ जाइए। पहला टॉपिक है कि वेयर वी डू यूज दिस। एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये तो आपको पता है ना, कि जैसे कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है, प्रोडक्शन ऑफ चीज वगैरह में होता है, कोगुलेशन वगैरह में, फूड बियर वगैरह बनाने के लिए यीस्ट यूज होता है। सॉरी, बियर में नहीं होता यूज, नहीं होता है शायद बियर में, फर्मेंटेशन तो होता ही है ना कार्बोहाइड्रेट का यीस्ट बियर में। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे सिरप विरप बनाने के लिए, और चीज वगैरह चीज के लिए, और ब्रूअरीज में होता है यूज। और फिर सेकंड पॉइंट है जैसे एंजाइम deficiencies and prevention of diseases। तो एंजाइम डिफिशियंसी होता है जैसे डिफिशियंसी ऑफ फिनाइल एनालाइन, क्या एनानाइन हाइड्रोक्सेज एंजाइम causes a congenital disease called phenylketonuria. This disease causes accumulation of compounds in the body which result into severe brain damage and retardation in children. This can be prevented by diet with low phenylalanine content. Deficiency of enzyme क्या ट्राइस्टोरिन causes albinism। ओके, तो ये दो पार्ट और हो गए।
कि इनमें डिफिशियंसीज होती है, तो वो वाला खाना बंद कर देते हैं ताकि जो डिफिशियंसी है वो कम हो जाए, कि ना हो। फिर क्यूरिंग है कि एंजाइम आल्सो यूजफुल होते हैं ट्रीटमेंट हार्ट के लिए, जैसे एंजाइम के सेप्टोकाइनेज होता है, वो डिसॉल्व कर देता है ब्लड क्लॉट को, कि कहीं ब्लड क्लॉट हो जाता है तो आप ये वाला खाते हो तो एंजाइम आके ब्लड क्लॉट क्लियर कर देता है। होते हैं उसके एप्लीकेशन। मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो ज्यादा पूछे जाने वाले तो इंडस्ट्रियल ही है, बाकी वो चीज, फूड, ब्रूअरीज, ये सब हो गया। बाकी डिफिशियंसीज में वो खाना वाना बंद कर दो, जैसे फिनाइल कीटोन है, उसमें रिटार्डेशन हो जाती है, और डेफिशिएंसी एंजाइम जैसे कौन सा था, हाँ एंजाइम जैसे टाइसोसाइन, जो ये वाला है उसमें एल्पिनिज्म हो जाता है, एल्पिनिज्म हो जाता है। और क्यूरिंग डिजीज है, जैसे ब्लड क्लॉट क्लियर कर देता है वो स्ट्रेप्टोकोनाइज, वो ब्लड क्लॉट क्लियर करता है। उसके बाद है सर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट। ये वाला है, ये हमारे पास शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट। जियोलाइट एक कंपाउंड होता है, राइट, है ना। इसमें करते क्या है ना कि इसका मतलब देखो मेनली जो पर्पस वगैरह यही होता है ना कि कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर भी कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है कि शेप साइज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। यानी कि जो की लॉक एंड की मॉडल जो हम लोगों ने देखा है वो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं हम, शेप साइज देखते हैं ना, तभी तो हम लॉक कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। कोई भी ताले में कोई भी चाबी तो जाती नहीं है, तो इसका मतलब बिल्कुल वही है, यानी कि दिस वही हो रहा है कि जो रिएक्शन जो होता है ना जियोलाइट वगैरह का, है ना, तो वो डिपेंड करता है किस पे सर, शेप साइज पे डिपेंड करता है, केज पता है ना, कैविटी पे और टनल वगैरह पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका नाम ही हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शेप, हाँ जियोलाइट है। और दिस इज कॉल्ड द शेप सेलेक्टिविटी मॉडल, इस पर काम करता है। और आप अगर गौर से देखोगे ना, बहुत सारे ईयर वगैरह हो गए, मेन जो एडवांस जो हम करते हैं केमिस्ट्री वगैरह में, जो कि जब से हम कैटलिस्ट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं जियोलाइट वगैरह में, तो उसमें क्या है ना कि ये जियोलाइट का बेसिक फॉर्मूला भी याद कर लेना आप, क्या ना कि एक्स एस करते हैं, जैसे AlO2 एक्स SiO2 Y MH2 है, इसे कॉल्ड जियोलाइट, है ना। ये बेसिक फार्मूला है जियोलाइट का। तो इस पे डिपेंड करता है कि पोरस है, कैविटी है, मॉलिक्यूल्स वगैरह में क्या उसके डायमेंशन वगैरह हैं, कितने कैटायन हैं, कितने आनायन हैं, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, शेप सेलेक्टिविटी। ओके हाँ, फिर सर आगे, है ना। और आपको पता Yes, है कि इसमें ये बोलते हैं कि जियोलाइट का टेस्ट जो होता है, इसका नाम भी दे रखा है कन्वर्टर, अल्कोहल टू गैसोलिन्स वगैरह में यूज़ करते हैं, डिहाइड्रेट हो जाता है, कैविटी वगैरह में हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं। तो ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। आप देखेंगे ना, आपको एक बड़ा सा टेबल दे रखा है, उसमें लिखा हुआ प्रोडक्ट क्या है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल सब्सटेंस क्या है ना, मिला आपको सर? नहीं मिला? हाँ सर, वो प्रोडक्ट दे रखा है दिख गया सर, दिख गया। हाँ वही वाला। तो ये सारे के सारे जल्दी से आप इसको समराइज़ कीजिए, व्हाट डू मीन बाय द जियोलाइट, जियोलाइट का काम क्या क्या आता है, जल्दी बताइए, अच्छे से बताइए थोड़ा सा, जैसे आपने पीछे वाला बताया था। नहीं सर, मेरे को भी वैसे खुद इतना कुछ ज्यादा समझ आया नहीं है, तो मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा। लेकिन ये है, आप ये बता सकते हैं कि ये जो है जियोलाइट जो है कि ये पोर्स और मेरे को अभी इतना ही मॉडल समझ आया पे कि जियोलाइट गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, क्योंकि उनका वो ऐसा हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है। हाँ हाँ, और इसका ये बाकी वो और क्या करते हैं मुझे वो समझ नहीं आया। नहीं, और ये बोल सकते हैं ना कि ये जो है ना लॉक एंड की मॉडल पे काम करता है, ये सर्च करता है कि जो पोर्स हैं, जो क्या है कैविटी वगैरह है, उसी पे जाके अटैच वगैरह होंगे। ये पूरा एक, जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि लॉक एंड की का एग्जाम्पल क्या है, जियोलाइट का एग्जाम्पल है। अच्छा, हाँ, सबसे बेस्ट उपाय हम क्या बोल सकते हैं कि लॉक एंड की जो मॉडल है, वो जो उसमें जो है जियोलाइट जो है, वो पूरा इसी मॉडल पे काम करता है। अच्छा हाँ, तो फिर मैं बताता हूँ अब।
तो वही जियोलाइट बेसिकली शेप सिलेक्टिव होते हैं. शेप सिलेक्टिव मतलब कि वो पोर स्ट्रक्चर देखते हैं और साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल देखते हैं. तो गुड शेप सिलेक्टर कैटलिस्ट इसलिए होता है, उसका भी रीजन है कि उसका हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है. और उसमें ये होता है कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स होता है इसमें. ठीक तो है. जो सिलिकॉन एटम्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं एल्यूमिनियम एटम से, जो कि पोरस होते हैं और कैविटीज ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशंस होता है उनमें. तो जो उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट होता है वो नेटवर्क ऑफ टनल्स एंड कैविटीज होता है. तो देयरफॉर उसमें ये होता है कि तो देयरफॉर उसमें ये होता है कि जियोलाइट्स हैव इनॉर्मस सरफेस एरिया. सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, which is inside of the solid, largely inside of the solid. And zeolites can वो परमिट कर सकते हैं एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स एक सर्टेन साइज के फ्रॉम द एक्टिव विद इन द होल. दीज आर यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन रिजल्ट द रिएक्शन ऑफ zeolite डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द कैविटीज एंड पोर्स प्रेजेंट इन देम. तो मतलब साइज कैविटीज और पोर्स पे डिपेंड करता है. और मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ जियोलाइट कैटालिसिस का होता है शेप सिलेक्टिविटी. तो उसमें क्या होता है, शेप सिलेक्टिविटी डिपेंड ऑन पोर स्ट्रक्चर होता है कि पोर साइज ऑफ जियोलाइट जनरली वेरीज फ्रॉम 260 pm टू 740 pm. तो उसके साइज के हिसाब से प्रोडक्ट का भी साइज वो हो जाता है. तो जैसे उसका साइज ये है अपॉन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. और साइज ऑफ द पोर्स ऑफ जियोलाइट उसके हिसाब से रिएक्शन प्रोटीज उसी स्पेसिफिक मैनर में होता है. तो इसमें ये अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है. अल्कोहल डिहाइड्रेट होता है कैविटी में और हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं. शेप सिलेक्टिविटी इन रिएक्शन वो जज कर सकता है कन्वर्जेशन ऑफ मिथानॉल एंड 1 हेप्टानॉल टू हाइड्रोकार्बन मिक्सचर्स. तो ये होता है. बाकी कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर होता है वो डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ पोर्स टू अकोमोडेट लीनियर एंड आइसोएल्केन्स एज वेल एज बेंजीन डेरिवेटिव्स. बाकी इसमें कैटालिसिस इन इंडस्ट्रीज दे रहा है. तो फिर इसका यही होता है कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स इन मिनिमम टाइम. और फिर कैटालिस्ट आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज. सम ऑफ इम्पोर्टेंट टेक्निक ऐसे है गिवन बिलो. बाकी वो दे रखा है कि किससे क्या होता है. हाँ, इंडस्ट्री में क्या होगा, कौन सा क्या होगा, प्रोडक्ट क्या करेंगे. सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं उसके. हाँ ठीक है. कल से सर अभी हम कोलाइडल स्टेट शुरू करेंगे. अब हम फिजिक्स शुरू कर लेते हैं. ठीक. सर देखो फिजिक्स